हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिजिक्स टीचर। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। और जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं कि हम लोग नई यूनिट शुरू कर रहे हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में जो सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना है वो है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, राइट। तो आइए बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। क्लियर। देखिए, इस सबसे पहले तो इस यूनिट के बारे में समझ लेते हैं। इस यूनिट में मुख्यतः हम लोग दो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तीन चैप्टर कहना चाहिए उसे। सबसे पहला तो थर्मल प्रॉपर्टीज, सबसे पहली जो चैप्टर होगा दैट विल बी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं भाई और बहनों वो होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, KTG शॉर्ट में कहते हैं। और तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, क्लियर। तो तीन चैप्टर आपके सामने आने वाले हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स, राइट। वन बाय वन हम इसके इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे, राइट। और आपने इसको देखना है कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 4 to 6 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। एग्जाम में आपको 4 से 6 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे इस पूरे यूनिट से। तो 4 से 6 क्वेश्चन यानी एवरेज लेंगे तो 5 क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने। इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जो है इस चैप्टर को, इस यूनिट को अगर तैयार कर लें तो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, टफ नहीं आता है, राइट। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। बात करने जा रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। किसकी बात करने जा रहे हैं? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की, राइट। चलिए, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को पढ़ना है हमें। पहले इस बात का मतलब समझते हैं। मैटर का मतलब जिसके पास मास हो, विच इज हैविंग मास। और थर्मल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है इफेक्ट या बिहेवियर कहना चाहिए मुझे, बिहेवियर विद हीट, बिहेवियर विद हीट, ठीक है। तो हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज का मतलब हीट के साथ क्या बर्ताव करता है कोई भी मैटर, या मैटर का हीट के साथ क्या लेना देना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्लियर। इस पूरे चैप्टर के अंदर आप कैसे पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले आप पढ़ेंगे थर्मोमेट्री। क्या पढ़ेंगे? थर्मोमेट्री। उसके बाद आप पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन हिंदी में कहते हैं ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन। और तीसरी चीज आप पढ़ने वाले हैं यहां पर कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री, क्लियर। तो थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन और कैलोरीमेट्री, इसके 3 टॉपिक हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आई होप आप लोग कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठे होंगे। इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको इस बात का भी ज्ञान रहे कि हम लोग आगे किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, राइट। चलिए, तो थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग दो चीज़ों में, दो बातों का मतलब समझेंगे। एक शब्द है टेम्परेचर और एक शब्द है हीट। यानी हम दो शब्दों को समझेंगे, टेम्परेचर को और हीट को। टेम्परेचर और हीट को समझने का प्रयास करें। आइए टेम्परेचर और हीट को समझने की कोशिश करते हैं कि टेम्परेचर क्या है और हीट क्या है। देखिए, हीट क्या है वो समझ लीजिए, समझिए। हीट जो है वो एनर्जी का एक फॉर्म है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जस्ट लाइक साउंड एनर्जी, जस्ट लाइक लाइट एनर्जी। उसी तरीके से ये क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है।
जो आपको फीलिंग ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस देता है। हीट की वजह से ही, इस एनर्जी की वजह से ही फीलिंग डेवलप होती है, फीलिंग ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। जो आपके अंदर इस एनर्जी की वजह से ही हॉटनेस, या जैसे आपको गर्मी लग रही है हीट की वजह से, ठंडक लग रही है हीट की वजह से, तो गर्मी का, ठंडक का एहसास देने वाली एनर्जी कौन है? हीट है। और देखिए, गर्म होना या ठंडा होना, यानी कि हॉटर होना या कोल्ड होना, हॉट या कोल्ड होना, ये एक रिलेटिव टर्म होती है। दुनिया में कोई भी चीज़ जो ठंडी है वो किसी के लिए गर्म हो सकती है, और जो गर्म है वो किसी के लिए ठंडी हो सकती है। जैसे हमारे लिए, हमारे बॉडी टेम्परेचर से जो चीज़ ज़्यादा होगी वो हमारे लिए गर्म कहलाएगी, और अगर हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम है वो ठंडी कहलाएगी। लेकिन हो सकता है कोई और है एनिमल, उसके लिए हमारे बॉडी टेम्परेचर से जो ज़्यादा है वो उसके लिए नॉर्मल है या कोल्ड है। तो कोल्ड और हॉट एक रिलेटिव टर्म होता है। तो आपसे पूछा जाए हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, क्लियर है? जस्ट लाइक एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड इट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन और फीलिंग ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। टेम्परेचर क्या है? भैया देखो, एक बात समझो, टेम्परेचर अगर आप हकीकत में देखें तो कुछ भी नहीं, टेम्परेचर कुछ भी नहीं, टेम्परेचर इज नथिंग। टेम्परेचर एक जबरदस्ती की क्वांटिटी है, एक आर्बिट्रेरी क्वांटिटी। क्या है? आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब हमने काल्पनिक क्वांटिटी बना रखी है, एक क्वांटिटी बना दी है जो इस बात का पता हमें बताएगी कि कोई चीज कितनी गर्म है। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस को बताने के लिए हमने इस क्वांटिटी को माना है, इस क्वांटिटी के अस्तित्व को स्वीकारा है। एक्चुअली इस क्वांटिटी का जो ओरिजिन है वो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आता है। मैं आप लोगों को आगे चल करके थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा, वहां पर टेम्परेचर शब्द का इस्तेमाल होगा। एक्चुअली लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक लॉ है जिसका नाम है जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ कहता है कि अगर कोई भी एक बॉडी है बी, वो ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम में होने का मतलब अगर हम इनको संपर्क में लाते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं, तो आपस में हीट का लेन देन नहीं होता है। अगर दो बॉडी को कांटेक्ट में लाने पर हीट का लेन देन ना हो तो हम कहेंगे कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ए और बी है, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और यही बॉडी किसी और के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ये लॉ कहता है, इसका मतलब ये वाली बॉडी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी अगर इनको कांटेक्ट में लाया जाए तो ये भी हीट का लेन देन नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन मार्क ये आता है कि इस बात को हम किस तरीके से डिफाइन करें। क्यों नहीं कर रहे हैं ये हीट का लेन, ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसी चीज है कि हीट का लेन देन नहीं कर रहे हैं? ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, ये भी नहीं करने लगे, ऐसा क्या है? तो वहीं से टेम्परेचर शब्द का, टेम्परेचर क्वांटिटी का उदय होता है, और कहा यह जाता है कि भाई जो टेम्परेचर इसका है वही टेम्परेचर इसका है, और जो टेम्परेचर इसका है वही टेम्परेचर इसका है। टेम्परेचर सेम हुआ तो हीट का लेन देन नहीं हुआ, टेम्परेचर सेम हुआ तो हीट का लेन देन नहीं हुआ। अल्टीमेटली इसका और इसका भी तो टेम्परेचर सेम हुआ, तो ए और सी के बीच में भी हीट का लेन देन नहीं होगा। कंफर्म आ रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है? तो ए और सी के बीच में भी हीट का लेन देन नहीं होगा भाई और बहनों। क्यों? बिकॉज टेम्परेचर इज सेम, टेम्परेचर इज सेम। यानी टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसने इस बात को समझाने में हमारी मदद कर ली कि क्यों ए और सी में ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं हो रहा है, अगर ए और बी और सी में नहीं हो रहा है। द रीजन इज टेम्परेचर।
द रीजन इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एक क्वांटिटी है जिसको हमने जबरदस्ती बनाई है, और ये डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस को बताता है। कौन सी चीज़ कितनी गर्म है, कौन सी चीज़ कितनी ठंडी है, इसको बताने के लिए हम टेम्परेचर शब्द का प्रयोग करते हैं। आपसे बोला जाएगा टेम्परेचर किसी का हाई है, किसी का लो है, इसका मतलब ये हुआ कि वो रिलेटिवली ज़्यादा गर्म है, रिलेटिवली कम गर्म है। तो आई होप आप टेम्परेचर को समझ गए होंगे। ठीक, क्या होता है टेम्परेचर, और हीट क्या है? ऊर्जा, एनर्जी। बात समझ में आ रही है? हीट क्या है? एनर्जी। मैं हीट के बारे में चर्चा करूंगा, पहले मैं टेम्परेचर के बारे में ही आपको बता रहा हूं। कौन सी चीज़ कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, इसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट टेम्परेचर। देखिए, अब ये तो आप समझ चुके हैं कि टेम्परेचर क्या चीज़ है, राइट? हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। और मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर को कहते हैं थर्मोमेट्री। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड एज थर्मोमेट्री। क्या कहते हैं? थर्मोमेट्री कहते हैं। ठीक, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड एज थर्मोमेट्री। आइए हम इस थर्मोमेट्री के बारे में पढ़ाई करते हैं, टेम्परेचर के मेजरमेंट के बारे में पढ़ाई करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं टेम्परेचर स्केल के बारे में। टेम्परेचर स्केल, सबसे पहले मैं टेम्परेचर स्केल बताऊंगा, फिर टेम्परेचर को मेजर कर, टेम्परेचर मेजरमेंट स्केल है ये, फिर टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस के बारे में बात करूंगा। यानी पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि टेम्परेचर को जब नापा जाता है तो उसके लिए कौन सी स्केल कैसे क्या बनाई जाती है, और दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि उसको नापने के लिए आप किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, चलिए देखिए, टेम्परेचर स्केल क्या चीज़ होती है पहले ये समझिए। स्केल का मतलब ये हो गया कि आप टेम्परेचर को किस यूनिट में नाप रहे हैं, द यूनिट, राइट? तो हम टेम्परेचर स्केल का मतलब हम टेम्परेचर को किस यूनिट में नाप रहे हैं, सिंपल सी बात है। जैसे आपको लंबाई नापनी है तो आप लंबाई कैसे नापोगे? या तो मीटर में नापोगे, किलोमीटर में नापोगे, सेंटीमीटर में नापोगे, मिलीमीटर में नापोगे, राइट? है कि नहीं है? ठीक उसी तरीके से तापमान को, टेम्परेचर को नापने के लिए डिफरेंट स्केल्स बनाए जाते हैं। अब मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये एक आर्बिट्रेरी क्वांटिटी है ना, ये काल्पनिक क्वांटिटी, ऐसा कोई इसका अस्तित्व तो नहीं है। आपने छुआ, कोई चीज गर्म लगी, तो गर्म लगना या ठंडा लगना हीट की वजह से है। कितना गर्म है, कितना ठंडा, उसको बताने वाला टेम्परेचर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो महसूस हुआ वो क्या है? वो हीट है। टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, अस्तित्व नहीं है। अगर आप टेम्परेचर को समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह समझिए। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ नहीं है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको यह बता देता है कि चार्ज का फ्लो किधर से होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होगा, कैसे होगा। तो टेम्परेचर स्केल को नापने के लिए एक सेट पैटर्न है, सेट पैरामीटर है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या है कि आप कोई भी स्केल बनाइए, आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई भी स्केल बनाइए, उस स्केल में सबसे नीचे आप कोई भी नंबर दे सकते हैं और सबसे ऊपर आप कोई भी नंबर दे सकते हैं। ये जो भी यहां पर संख्या आप लिखेंगे, जो भी नंबर यहां पर अंकित होगी, ये नंबर, ये संख्या क्या होगी? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्या होगी? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। समझ में आ गया? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इज दैट क्लियर? और जो सबसे ऊपर होगी वो होगी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो नीचे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और ऊपर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आप चाहें तो इसी नंबर को
मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस भी कह सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। क्लियर? आपने जो भी संख्या बनाई उस संख्या में ये चीजें निश्चित तौर से। तो मैं आपसे यहां पर 3 मुख्य स्केलों के बारे में बात करूंगा और आप कोई भी स्केल में रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूं भाइयों और बहनों सेल्सियस स्केल की। किसकी? सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में सबसे नीचे होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और यहां पर 100 खाने बनाए जाते हैं, 100 पार्ट्स, और सबसे ऊपर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इस स्केल के मुताबिक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस है और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस है। राइट? दूसरा स्केल कहलाता है फ़ारेनहाइट स्केल, जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और आमतौर से अपना बुखार भी इसी में आप नापते हैं, बॉडी टेम्परेचर। सबसे नीचे होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहां पर होते हैं 180 हिस्से, 180 पार्ट्स। ऊपर होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तीसरा स्केल, एंड विच इज द लास्ट स्केल फॉर यू, राइट? तीसरे स्केल का नाम है केल्विन स्केल। कौन सा? केल्विन स्केल। इस स्केल में सबसे नीचे होगा 273 डिग्री, नहीं 273 केल्विन, डिग्री नहीं होगा, 273.16 होता है, लेकिन रफली हम 273 केल्विन लिखते हैं। और जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है यहां पर भी 100 पार्ट्स होते हैं। यहां पर 373 केल्विन आएगा, ये भी 373.16 होता है। ऐसे और भी स्केल है, जैसे एक और स्केल है र्यूमर स्केल। बहरहाल आपको उसको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये 3 मुख्य स्केल हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। अंतरराष्ट्रीय तौर पे यानी इंटरनेशनल स्केल जो पूरे विश्व में चलता है वो कौन सा है? केल्विन स्केल। SI के मुताबिक टेम्परेचर को केल्विन में ही नापा जाता है, डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में नहीं। SI यूनिट क्या है? केल्विन है। टेम्परेचर को हम केल्विन में नापते हैं, नॉट इन डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तो अपने इंडिया में चलता है, बात समझ में आ रही कि नहीं आपके? तो केल्विन हर जगह चलता है, पूरे वर्ल्ड में चलता है। ठीक, बहुत अच्छा। अब यहां पर एक जो खास बात है वो ये समझना है, मान लीजिए कि हमने एक बर्तन लिया और इस बर्तन के अंदर पानी है किसी सर्टेन टेम्परेचर T पर। ठीक, कुछ टेम्परेचर है, सर्टेन टेम्परेचर, T नाम नहीं देते हैं, लेकिन कोई सर्टेन टेम्परेचर। अगर आप उसको सेल्सियस स्केल में नापेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, फ़ारेनहाइट में नापेंगे कुछ और वैल्यू आएगी, केल्विन में नापे कुछ और वैल्यू आएगी। मान लीजिए आपने इस तापमान को सेल्सियस में नापा, T आया। ठीक, फ़ारेनहाइट में नापा, F आया। वही टेम्परेचर सेम 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 सेम, और यहां नापा तो K आया या कुछ और आया, कुछ ऐसा है। आप XYZ भी मान सकते थे। कोई भी रीडिंग आएगी किसी भी स्केल के लिए, एक सिद्धांत है, एक उसकी इक्वेशन है, यह है कि रीडिंग इन एनी स्केल, मान लो X आया, जैसे इसमें T आया, इसमें F आया, इसमें K आया। इसी पानी का तापमान हमने जब सेल्सियस में नापा तो T आया, फ़ारेनहाइट में नापा तो F आया, केल्विन में नापा तो कोई मतलब कोई संख्या आएगी, कोई नंबर आया। मान लो अगड़म मगड़म चकड़म X आया, तो X माइनस क्या, लोअर, ये जो लोअर पॉइंट होता है
इसको अपर पॉइंट कहेंगे और इसको लोअर पॉइंट कहेंगे, या फिर आप ये भी कह सकते हो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाई में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है भाई और बहनों, तो यहां पर कहानी यह है कि अगर आप किसी भी स्केल में रीडिंग लेते हो तो उस स्केल के लिए ये रीडिंग, ये इक्वेशन फिट बैठती है। समझ में आ रहा है? कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर? जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कोई पर्टिकुलर आपने रीडिंग लिया और उस रीडिंग को आप अलग अलग स्केल में नापे। पर्टिकुलरली कोई स्केल पानी लिया, उसका तापमान था कुछ, अलग अलग नापा आपने। तो पहले वाले में मान लीजिए T आया, तो T माइनस 0 बाई में 100 माइनस 0, कोई कांस्टेंट आएगा ये? उसमें T है ना, T लोअर वाला पॉइंट है 0, बराबर कांस्टेंट है। आप ऐसा भी कह सकते हो, कांस्टेंट आने का मतलब ये हर स्केल के लिए ये वैल्यू सेम आएगी। फ़ारेनहाइट में F आया तो ये बराबर हो जाएगा F माइनस 32 बाई में 212 माइनस 32। उसी प्रकार से केल्विन K आया, K माइनस 273 बाई में 373 माइनस 273। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे कहा जाए कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड, या मान लो 40 डिग्री के बजाय कुछ और भी कह सकते हो आप, 10 डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू है वो फ़ारेनहाइट में कितनी होगी? आओ भाई, 10 डिग्री सेल्सियस किस में है? सेल्सियस स्केल में, माइनस 0 बाई में 100 माइनस 0। फ़ारेनहाइट में हमको पता नहीं है, F रख दिया 212, तो ये 10 बाई में 100 हुआ, ये F माइनस 32 बाई में 180 हुआ, 0 से 0 गया, मल्टीप्लाई हो गया, या एक 0 से यहाँ से 0 हटा दो, F माइनस 32 बराबर में 18, तो 32 और 8 40 और 10 50, यानी फ़ारेनहाइट में वही वैल्यू 50 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगी। ठीक है, सिंपल। सेल्सियस में अगर 10 है तो फ़ारेनहाइट में 50 आएगी। अगर इसी को केल्विन में बदलना होता 10 को, तो क्या करते हैं? 10 माइनस 0, 100 माइनस 0 बाई में बराबर में K माइनस 273 बाई में 373 माइनस 273। ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा ना यहाँ पर, सॉरी, ये भी 100, ये भी 100, और K बराबर हो जाएगा 283, 283 केल्विन। यानी जो 10 डिग्री सेल्सियस है फ़ारेनहाइट में 50 और केल्विन में 283। सिंपल है। एक और ख़ास बात है, वो आपको याद रखनी है। चूंकि 100 पार्ट्स यहाँ भी है और 100 पार्ट्स यहाँ भी है, तो अगर हम अंतर जब भी देखेंगे, जो सेल्सियस का अंतर आएगा वही केल्विन का अंतर आएगा। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इन सेल्सियस एज वेल एज केल्विन विल बी सेम। डिफरेंस इन टेम्परेचर इन सेल्सियस विल बी सेम एज केल्विन। तो कभी भी आपको तापमान का अंतर निकालना हो, अंतर विल बी सेम। तापमान की वैल्यू ऑफ टेम्परेचर डिफर करेगी, लेकिन डिफरेंस सेम आने वाला है। ठीक, कोई समस्या, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। आइए आपको इतना मॉड्यूल में दिखा दें, फिर हम आगे बढ़ जाएं। ठीक है, यहां पर देखिए, फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है और केल्विन है। अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट, मैंने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, इसको हम लोअर फिक्स पॉइंट और इसको अपर फिक्स पॉइंट कहते हैं। तो किसी भी स्केल में कौन सा फिक्स पॉइंट होता है ये सब बताया हुआ है। ये देखो यहाँ पर लोअर फिक्स पॉइंट क्या है और अपर फिक्स पॉइंट क्या है और डिवीज़न क्या है। ठीक, टेम्परेचर को हम किसी भी स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया।
रीडिंग इन एनी स्केल, लोअर फिक्स पॉइंट अपर माइनस कांस्टेंट होता है। अब क्वेश्चन बनाने वाला जो है वो क्वेश्चन के बारे में बातचीत कर सकता है। क्या क्वेश्चन बना सकता है? एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो, बहुत बंडल सा क्वेश्चन। हालांकि इस टेम्परेचर स्केल पे सीधे सवाल आपको रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, लेकिन एक क्वेश्चन कहता है कोई एक नया स्केल है कोई जिसमें लोअर फिक्स पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो है 10 डिग्री और अपर फिक्स पॉइंट है 100 या 80 डिग्री सपोज कर। ये कोई है नया स्केल, पता नहीं होगा, हमको क्या पता होगा। कोई कहता है कि हमने क्या किया कि एक तापमान को मेजर किया, सेल्सियस में वो वैल्यू 40 डिग्री सेल्सियस आई, तो इस नए स्केल में क्या वैल्यू आएगी? अगर सेल्सियस स्केल में उसकी वैल्यू 40 डिग्री सेल्सियस आई तो नए स्केल में इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? सिंपल, आइए इसको पढ़ते हैं। भाई और बहनों, हमारे सामने क्या कहता है ये 40 माइनस 0 बाई में 100 माइनस 0, ये किसके लिए है? ये सेल्सियस स्केल के लिए है। लेकिन इस नए स्केल में हमको नहीं पता है, तो हमने क्या कर दिया, x वैल्यू मान ली। लोअर फिक्स पॉइंट 10 है, बाई में 80 माइनस 10। चलिए, तो यहां से क्या निकल के आएगा? 40 बाई में 100 बराबर x माइनस 10 बाई में 70। ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल। x माइनस 10 इज इक्वल टू में 28 और x इज इक्वल टू 38 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि उस नए स्केल में 48 डिग्री सेल्सियस का मान 38 डिग्री है। ऐसे एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया किस तरह से क्वेश्चन कोई बना सकता है, आपको मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता चिता के समान होती है। आगे बढ़ा जाए। यस, चलिए, बहुत अच्छी बात है। सिंपल क्वेश्चंस पे हम लोग बातचीत। तो भाई और बहनों, ये तो टेम्परेचर स्केल की बात कर रहे हैं। अब हमको टेम्परेचर नापना, मेजर करना है। टेम्परेचर मेजर करने की जो डिवाइस होती है उसको हम कहते हैं थर्मोमीटर। क्या कहते हैं? थर्मोमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थर्मोमीटर। ठीक। अब भाई और बहनों, आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि यार एक बात समझ में नहीं आ रही है कि टेम्परेचर का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं, फिजिकल एग्जिस्टेंस, नापेंगे कैसे? कैसे नापेंगे टेम्परेचर? समस्या होगी। एक्चुअली टेम्परेचर को डायरेक्ट आप कैसे नाप सकते हो? डायरेक्ट ऐसे, भाई टेम्परेचर ज़्यादा है कि कम है, कैसे करोगे? सेंस करना पड़ेगा ना। तो आप हाथ डाल करके चेक करोगे ठंडा है कि गर्म है, तो बताओगे अरे भैया ज़्यादा गर्म है, कम गर्म है। जैसे बुखार चेक करने के 2 तरीके हैं, एक हिंदुस्तानी तरीका है और एक टेक्निकल तरीका है। एक टेक्निकल तरीका क्या है? थर्मामीटर लगाएंगे। हिंदुस्तानी तरीका है ऐसे नापना, है ना। तो या तो ऐसे नाप लेते हैं, ऐसे नाप लेते हैं, बता देते हैं बुखार है, माथा गर्म है, इसका मतलब बुखार है। अब माथा गर्म चाहे जिस वजह से हुआ, है ना। तो यहाँ पर भी भाइयों और बहनों थर्मामीटर का हम इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ नापने का तरीका क्या होता है? हाथ लगा के थोड़ी नाप सकते हो। चलो ठीक है, बुखार नाप लोगे। मान लो किसी भट्टी का टेम्परेचर नापना है, हाथ डालोगे टेम्परेचर नापने के लिए, तो ठाकुर बन के बाहर आओगे आप। समझ में आ रहा है? शोले वाले ठाकुर। तो थर्मामीटर कैसे बनाया जाता है? एक्चुअली कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज होती है। आप टेम्परेचर चेंज करो, चेंज होगी। जैसे जैसे कौन कौन सी है? प्रेशर, वॉल्यूम, रेजिस्टेंस,
रेजिस्टेंस, ईएमएफ, ऐसी बहुत सी क्वांटिटीज हैं जो तापमान चेंज करने पर बदलती है। यानी जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे, हॉटर बनाओगे या कोल्डर बनाओगे, यानी पहले की तुलना में तापमान बढ़ाओगे या कम करोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उसमें वेरिएशन हो जाए, प्रेशर बदल जाएगा, वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे, हम इन क्वांटिटीज को ऑब्जर्व करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे और इनको ऑब्जर्व करेंगे कि ये प्रेशर कितना हो गया। प्रेशर नापना जानते हैं हम टेम्परेचर डायरेक्ट नहीं नापते कभी भी, समझ में आ रहा है। हम इन क्वांटिटीज के वेरिएशन को एनालाइज करेंगे, इसकी एनालिसिस करेंगे और इसकी एनालिसिस करके हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। आप कहेंगे हमने किसी भी टेम्परेचर को एनालाइज करना है, हमें किसी भी टेम्परेचर को मेजर करना है, तो इन क्वांटिटीज को कैसे एनालाइज करें। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जो आपके सामने आपको बताता हूं, ठीक है। चलिए, जैसे मैं रेजिस्टेंस का एग्जांपल लेता हूं। आपने एक वायर लिया ऐसे सिंपल सा, उसका रेजिस्टेंस नापा आपने मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है, तो हम लोग रेजिस्टेंस ले सकते, किसी भी ले सकते हैं, मैं एक्स बोल दे रहा हूं, है ना। आपने क्या किया, एक बर्तन में पानी भरा हुआ था जिसका तापमान T डिग्री सेल्सियस था एक्चुअली, और हमें इसे मेजर करना था। तो हमने क्या किया कि ये एक थर्मामीटर लिया जो रेजिस्टेंस पे आधारित था, यानी हम रेजिस्टेंस नाप सकते थे। हमने सबसे पहले उसका जो भी प्रॉपर्टी, मतलब रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस, प्रेशर वाला है तो प्रेशर, वॉल्यूम है तो जो भी है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल ली 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उस प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल ली 100 डिग्री सेंटीग्रेड, खौलते पानी से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर हमने उस थर्मामीटर को इसमें डुबोया और डुबा करके इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इस प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालनी। मतलब समझिए, जैसे प्रेशर है तो हम उस थर्मामीटर में प्रेशर 0 पे जानते हो, 100 पे जानते हो, और इसमें डुबा करके इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमने प्रेशर को नाप लिया। समझ में आ रहा है। तो हमने क्या किया कि हमने अलग अलग क्वांटिटीज को, अलग अलग क्वांटिटीज पे आधारित थर्मामीटर में जो क्वांटिटीज की डिफरेंट वैल्यूज हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे नाप लिया। अब हमको क्या करना है, T डिग्री सेल्सियस हमारा इसका मेजरमेंट है। वो कैसे निकलेगा, जो आपने xt निकाला, जो आपने x0 निकाला, जो आपने x100 निकाला, जो आपने x0 निकाला, उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये किसी भी थर्मामीटर का सिद्धांत होता है। जैसे रेजिस्टेंस थर्मामीटर में होगा तो रेजिस्टेंस थर्मामीटर का हो जाएगा, यानी ये सब रेजिस्टेंस हो जाएंगे। प्रेशर वाले का होगा तो प्रेशर हो जाएंगे, वॉल्यूम वाले का होगा तो वॉल्यूम हो जाएंगे। यानी जो भी क्वांटिटी होगी उसके अकॉर्डिंगली बात हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है थीटा, ये इक्वेशन वही लिखी है लेकिन लिखने का तरीका अलग। एक्स थीटा माइनस x0 बाई में x100, ये 100 का जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर कई तरह के लेंथ ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। आप लोगों ने वो मरकरी वाला थर्मामीटर देखा है, उसमें क्या होता है, इसे मुंह में लगाए तो जो कैपिलरी ट्यूब होता है, जो उसमें मतलब मरकरी होती है, उसका पारा हाई चढ़ जाता है। तो पारा चढ़ने का मतलब क्या चेंज हो जाता है, उसकी लेंथ चेंज हो जाती है। लेंथ चेंज होने से हम नाप लेते हैं। तमाम तरह के थर्मामीटर होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा थर्मामीटर के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल है, गैस थर्मामीटर है जो कि वॉल्यूम पर आधारित है, रेजिस्टेंस थर्मामीटर है, ये सब आपके इसमें नहीं है, सिलेबस में नहीं भी है। मैं आपको एनसीईआरटी में दिखा भी दे रहा हूँ ताकि थोड़ा आपको हौसला भी रहे कि भाई क्या बात है। ये देखो टेम्परेचर और हीट का जिक्र है पहले, और उसके बाद यहाँ पर मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर में आपसे कुछ खास बात नहीं की गई है। यहाँ पर एक जिक्र और है एब्सोल्यूट टेम्परेचर का, एनसीईआरटी की किताब में यहीं पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर का जिक्र है
मैं आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में केटीजी में पढ़ाऊंगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, अभी नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है। वहां पर पढ़ाने के पीछे मेरा एक मकसद है, वहां पर मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा। क्लियर? तो आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर के पीछे नहा धो के मत पड़िएगा, आइडियल गैस। यहां एक ग्राफ बना हुआ है जो कि फ़ारेनहाइट स्केल और किसके बीच में है, सेल्सियस के बीच में। तो ये ग्राफ कैसे बनता है, क्या बनता है, थोड़ा अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं। देखो ये ग्राफ एनसीईआरटी में, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। C-0 बाई में 100 - 0 बराबर में F-32 बाई में 212 - 32। C बाई में 100, F-32 बाई में 180, 20 पंजे और 20 नवा, ठीक। F-32 बराबर में 9 बाई में 5C, तो F बराबर में क्या हो गया, 9 बाई 5C प्लस 32, ठीक। अगर आप यहां पर ग्राफ खींचे, यहां पर F बनाएं और यहां पर C बनाएं, तो जरा गौर करिए ग्राफ कैसा बन जाएगा। Y बराबर mx प्लस C, यानी आपको ग्राफ ये 32 होगा, C 32 है ना, और 0 डिग्री पे 32 फ़ारेनहाइट आएगा, ठीक। इसका स्लोप कितना आ जाएगा, 9/5 आएगा इस लाइन, ठीक है। तो सिंपल ग्राफ है, ठीक है, सिंपल ग्राफ, ठीक। कोई समस्या, कोई दिक्कत एज इट इज नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। तो यहां पर बात हम लोगों ने कर ली मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर की। किसकी बात कर ली भाई और बहनों, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर की, यानी कि हमने थर्मोमेट्री की चर्चा कर ली, जो कि बहुत आसान है, वेरी 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 इजी है, जिसमें हम लोगों ने थर्मामीटर के बारे में और इसके बारे में पढ़ लिया, ठीक है, क्लियर। आइए एक बहुत छोटा सा टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन, इसको भी हम लोग फटाफट समाप्त कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। अब टेम्परेचर का इफेक्ट किसी मैटर पे क्या पड़ता है। मैटर, अगर आप किसी भी मैटर की बात करते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट होता है। सॉलिड के अंदर थोड़ी टाइट पैकिंग होती है, लिक्विड के अंदर थोड़ा दूर दूर होता है, और गैस के अंदर तो पूछना ही नहीं है, रैंडम होता है, ठीक बात है, रैंडम होता है। तो सॉलिड लिक्विड गैस अगर मैं तीनों की बात करूं भाई और बहनों, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका आपस में एक इंटरेक्शन फोर्स होता है। यानी जो मॉलिक्यूल हैं, दो मॉलिक्यूल है, हमने कोई दो मॉलिक्यूल ले लिया, इनके बीच की कुछ दूरी है, अगर भाई इनमें ऑसिलेशन होता है, ये दोलन करते हैं। गैस में तो रैंडम जाएगा, लेकिन सॉलिड में ऑसिलेट करेगा, ठीक है। लिक्विड में भी ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। तो हम मेनली बात करने जा रहे हैं सॉलिड के बारे में। किसके बारे में? सॉलिड। अब क्या हुआ कि अगर आप सॉलिड के मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल्स को देखेंगे तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका ग्राफ एसिमेट्रिकल होता है। एसिमेट्रिकल होने का मतलब क्या होता है समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, है ना। ये थोड़ा सा कम एसिमेट्रिकल बना है, मैं इसे और एसिमेट्रिकल बना देता हूँ। ये ज़्यादा सही, ठीक है, ठीक। अब समझिएगा क्या चीज़ होती है।
अगर आप एक सर्टेन एनर्जी को देखो, मान लीजिए आप इस एनर्जी को देखते हो, ये पोटेंशियल एनर्जी और दूरी के बीच का ग्राफ, यानी अगर आप इस दूरी को देखो और थोड़ा बॉटम पे हो, तो इस दूरी के इस एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है आपको दो दूरियां दिख रही हैं। एक दूरी ये दिख रही है, एक दूरी ये दिख रही है। ठीक, ये देखो, अगर मैं इसको एक नाम दे दूं मिनिमम दूरी R0, तो इस दूरी से इधर और इस दूरी के इधर, यानी इस सर्टेन दूरी के मॉलिक्यूल के बीच की दूरी के इधर और सर्टेन बीच की दूरी के इधर, ये कुछ दूरी है जहां पर मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए ये दो मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल नंबर 1 और ये मॉलिक्यूल नंबर 2, और मैंने कहा कि ये दूरी जो है, थोड़ा और दूर बना देता हूं। देखो इतना दूर होता नहीं है भैया, है ना, मैं थोड़ा दूर बना दे रहा हूं, गलत फैमिली का शिकार मत होइएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? ये दूरी मान लीजिए, यहां से यहां की जो दूरी है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए वो R0 है। जहां पर ये दूरी है, इस ग्राफ का स्लोप क्या है? इस ग्राफ का स्लोप यानी du/dr 0 है। भाई जरा गौर करिए, R0 पे स्लोप क्या है इस ग्राफ का? 0, यानी du/dr 0, यानी फोर्स क्या है? 0। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये इस मॉलिक्यूल के लिए ये एक मीन पोजीशन है और इस मॉलिक्यूल का ये मीन पोजीशन। अब होता क्या है समझिएगा, बहुत तसल्ली से समझेंगे तो समझ में आएगा। जब मॉलिक्यूल यहां आएगा, पहला मॉलिक्यूल यहां आ गया और ये पहला मॉलिक्यूल यहां, तो यहां पर ये इसकी मीन पोजीशन हो गई। ठीक, तो मैं इसको हटा देता हूं, मैं इसकी मीन पोजीशन को बना रहा हूं। अब यहां अपने को क्या दिख रहा है? जो R0 दूरी है उससे कुछ दूरी कम पर और कुछ दूरी ज्यादा पर, मान लो इधर देखा जाए तो A और इधर भी देखा जाए तो A। जब एकदम आप इस ग्राफ के बॉटम पे हैं, इस ग्राफ के नीचे पे हैं, तो आपको दिखता है कि इस मीन पोजीशन के इधर जितनी दूरी पे आपको E एनर्जी मिल रही है, उतनी ही दूरी पे इधर भी E एनर्जी मिल रही है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल हैं, इनकी दो पोजीशंस होंगी। ठीक है, सफेद बना दे, नहीं गड़बड़ा जाएगा। ये मॉलिक्यूल की मीन पोजीशन है और ये मॉलिक्यूल की मीन पोजीशन। ठीक, यानी ये जो दूरी है इस समय, ये R0 है, ये दोनों अभी मीन पे। ठीक, इससे कुछ दूरी इधर, मान लो A दूरी इधर और A दूरी इधर, यानी इस पोजीशन पे जब ये आता है और इस पोजीशन पे जब ये आता है, ठीक, तो इसकी एनर्जी अगर यहां पर E है तो यहां पर भी E है। सेम टू यू, ये भी यहां जब आता है E होता है और इधर भी E हो जाता है। यानी अगर आप इसको समझना चाहें तो ये समझेंगे कि ये मॉलिक्यूल अपनी इस मीन पोजीशन के इधर उधर ऑसिलेट कर रहा है और ये भी कर रहा है, ऐसे ये दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक, अगर हम कोई पीस ऑफ क्रिस्टल ले, जैसे क्रिस्टल का पीस लिया हम, तो ऐसे सारे मॉलिक्यूल होंगे जो ऑसिलेट कर रहे होंगे और इनके इस एम्पलीट्यूड से ही ये तय होगा कि इनके बीच का सेपरेशन कितना है और इनके बीच के सेपरेशन से ही तय होगा
कि इसकी लंबाई या इसका डायमेंशन कितना है, लंबाई कितनी है, एरिया कितना है, वॉल्यूम कितना है। ठीक बात है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आपको कोई भी चीज, जैसे आपको ये पेन दिख रहा है, इसका एक डेफिनेट साइज है। अब इसका साइज बड़ा है, छोटा है, क्या है, ये डिपेंड इस बात पे करेगा कि मॉलिक्यूल का एम्पलीट्यूड कैसा है। तो अपने को ये दिखता है कि नॉर्मल सिचुएशन में इसका एक सर्टेन एम्पलीट्यूड है, जितना एम्पलीट्यूड इधर है, मतलब इस मीन के इधर है, उतना ही मीन के उधर भी है। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब हमको यह जानना है कि टेम्परेचर का इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आखिर किसी भी क्रिस्टल में इस ऑसिलेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और इस ऑसिलेशन से इस मटेरियल पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। भाई और बहनों, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। यह ग्राफ आपको जो दिख रहा है, इसके बॉटम पे तो ये सिमेट्रिकल है, लेकिन जब थोड़ा सा ऊपर जाओगे, मतलब इस लेवल पे जाओगे, तो आपको क्या दिखेगा, यहां पर एक जगह मिलेगा और एक जगह यहां जाके मिलेगा। यानी ये वो पॉइंट होगा जहां पर मिलेगा एनर्जी, और ये वो पॉइंट होगा। अगर आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, क्या किया आपने, इसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी एनर्जी बढ़ेगी, और जब एनर्जी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि इसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा। यानी अगेन ये अभी क्या था, इधर ए और इधर ए में ये ऑसिलेट कर रहा था कि नहीं कर रहा था। अब ये दो ऐसी जगहें चुनेगा जिन जगहों पर एनर्जी फिर से सेम आएगी। जब आपने इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाया था, नॉर्मल सिचुएशन में था, तो मीन के जितना इधर एनर्जी आ रही, जितनी दूरी पे एनर्जी ई आ रही थी, उतनी ही दूरी पे इधर भी आ रही थी। क्यों? आपको ग्राफ में सिमेट्री दिख रहा था, मीन के इधर जितना, मीन के उधर उतना। लेकिन जैसे ही आप ग्राफ में ऊपर गए, यानी एनर्जी बढ़ी, तो आपको दिखता है कि मीन के इधर कम दूरी पे वो एनर्जी मिलती है, और मीन के इधर ज्यादा दूरी पे वो एनर्जी मिलती है। इसका मतलब अब ये क्या करेगा, इधर का एम्पलीट्यूड और इधर का एम्पलीट्यूड सेम नहीं आएगा। पहले इधर का एम्पलीट्यूड, इधर का एम्पलीट्यूड सेम आया था, तो इनके मॉलिक्यूल की बीच की ये एवरेज डिस्टेंस थी। परंतु भाई और बहनों, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ने से एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ने से क्या होगा कि एक तरफ का एम्पलीट्यूड कम बढ़ेगा, एक तरफ का एम्पलीट्यूड ज्यादा बढ़ेगा। एज अ रिजल्ट मॉलिक्यूल के बीच की एवरेज दूरी बढ़ गई। और अगर मॉलिक्यूल के बीच की एवरेज दूरी बढ़ जाएगी, तो आप सोचिए ना कि इसका जो साइज है वो भी बढ़ जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा, साइज में चेंज आएगा। साइज का मतलब लेंथ में चेंज आना, साइज का मतलब एरिया में चेंज आना, साइज का मतलब वॉल्यूम में चेंज आना, चेंज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ है ये एसिमेट्रिकल ग्राफ है। अगर ये ग्राफ ऐसा ना बन करके बिल्कुल ऐसे गोल सा बना होता, यानी जितना इधर बढ़ता उतना ही इधर, जितना इधर उतना ही उधर, जितना उधर, तो एवरेज दूरी तो हमेशा सेम रहती ना, जितना इधर एम्पलीट्यूड उतना उधर। अब और एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं, जितना इधर उतना उधर, तो मीन पोजीशन तो वही आ जाती ना। यहां पर ऐसा नहीं होगा भाई और बहनों, एक तरफ का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, एक तरफ का एम्पलीट्यूड कम होगा, एक तरफ का एम्पलीट्यूड ज्यादा, एक का कम। एज अ रिजल्ट इनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी, एवरेज दूरी। और एवरेज डिस्टेंस अगर मॉलिक्यूल के बीच का बढ़ गया, अगर एवरेज डिस्टेंस बढ़ गया तो क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा। अगर एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बढ़ गया भाई और बहनों, तो साइज बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ाने से एवरेज डिस्टेंस बढ़ जाता है, और एवरेज डिस्टेंस बढ़ने का रीजन क्या है, एसिमेट्रिकल ग्राफ। और एवरेज डिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो साइज में चेंजेस आते हैं, इसी को हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। क्या कहते हैं जी, थर्मल एक्सपेंशन। क्वाइट सिंपल, क्वाइट इजी। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वेरी स्वीट और सिंपल तरीका। अगर आपसे पूछे थर्मल एक्सपेंशन का रीजन क्या है,
टेम्परेचर बढ़ाने से क्यों बढ़ जाता है साइज? बिकॉज एसिमेट्रिकल ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहां मैं आपको ये दिखा भी सकता हूं, मॉडल में लिखा भी हुआ है। When the matter is heated without any change in its state, it usually expands. देखिए, जब भी हम उसका स्टेट नहीं बदलेंगे, याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि सॉलिड बढ़कर लिक्विड हो गया ना, लिखा हुआ है इट यूजुअली एक्सपैंड। कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जो एक्सपैंड करने के बजाय श्रिंक भी कर जाते हैं गर्म करने से। बताएंगे, चर्चा करेंगे, चिंता मत करिए, ठीक। तो भाई और बहनों, यहां पर ये यूजुअली क्या हो जाते हैं? एक्सपैंड हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, एसिमेट्री इन पोटेंशियल एनर्जी कर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थर्मल एक्सपेंशन, जो मैंने आपको बताया। As with rise in temperature, the energy of atom increase, hence amplitude of vibration increases, and hence the average distance between them atom increases. और क्यों हो गया, आप समझ पा रहे होंगे कि दो एम्पलीट्यूड, अंदर वाला तो कुछ बढ़ा, बाहर वाला ज्यादा बढ़ गया। बाहर वाला एम्पलीट्यूड ज्यादा बढ़ गया, तो बाहर वाला अगर ज्यादा बढ़ गया तो दूर चलेगा, ठीक। लिखा हुआ है थर्मल एक्सपेंशन राइजेस, वो पूरी कहानी लिखी हुई है, आप पढ़ लेना, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन इज मिनिमम इन केस ऑफ सॉलिड बट मैक्सिमम इन केस ऑफ गैसेस बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्स इज मैक्सिमम इन। सबसे कम थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड में होगा। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, चेंजेस कम आएंगे सॉलिड में, लिक्विड में उससे ज्यादा, गैस में बहुत ज्यादा आएगा। सॉलिड्स कैन एक्सपेंड इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, वाइल लिक्विड एंड गैसेस यूजुअली सफर चेंज इन वॉल्यूम इन, ठीक है ना। सॉलिड में लंबाई में भी सिर्फ बदलाव हो सकता है, एरिया में भी और वॉल्यूम में भी, यानी 3 तरह के एक्सपेंशंस सॉलिड में पॉसिबल हैं। लंबाई में एक्सपेंशन, एरिया में एक्सपेंशन, वॉल्यूम में एक्सपेंशन। जो लंबाई में एक्सपेंशन होता है उसको हम लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं, जो एरिया में होता है उसको एरियल या सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहते हैं, और जो वॉल्यूम में होता है उसको वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। आइए मैं आपको यहां पर तीनों एक्सपेंशन फटाफट बता देता हूं। जब आप कोई सॉलिड लेते हैं और उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं और उसके पास जो मैटर है यानी मास है उसका सिर्फ लंबाई में, जैसे कि ये पेन आपको दिख रही है, मान लीजिए एक बहुत पतली सी लंबाई में है और उसका टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो सिर्फ लंबाई में चेंज आए। कितना चेंज आएगा, इसको निकालने के लिए आपको करना ये पड़ता है भाई और बहनों, इसको निकालने के लिए आपको प्रयोग करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। तो लंबाई में जो चेंज आता है, लंबाई में जो चेंज आता है वो चेंज आता है ये डेल्टा एल बराबर में एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक। पहले लंबाई एल नॉट थी, अब लंबाई होगी एल, एल यानी एल नॉट में डेल्टा एल जोड़ दो, इतना बढ़ गई, ठीक है, जितना चेंज हो गई। तो आफ्टर हीटिंग लंबाई हो गई एल, तो चेंज जो आता है वो एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा है। एल नॉट तो समझ गए, एक्चुअल लंबाई। अल्फा क्या है? एक्चुअली जब आप किसी भी मैटर को गर्म करते हो, हीट करते हो, कितनी लंबाई बढ़ेगी ये तो उसके मॉलिक्यूलर फोर्स पे निर्भर करता है, उसके अरेंजमेंट पे निर्भर करता है, यानी कि निर्भर करता है उस मटेरियल पे। तो मटेरियल का गुण होता है कि भाई आपने 10 डिग्री बदला लोहे का, 10 डिग्री बदला एल्युमिनियम का, 10 डिग्री बदला कॉपर का, तो कितना चेंज लोहे में आएगा, कॉपर में आएगा, एल्युमिनियम में आएगा, ये डिपेंड करता है उनके मॉलिक्यूल में मोहब्बत है, उनके अरेंजमेंट, उस मटेरियल के नेचर पे निर्भर करता है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्वांटिटी का जन्म हुआ है, क्वांटिटी का नाम है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो डिफाइन कर सकते हैं अल्फा बराबर डेल्टा एल बाई में एल नॉट डेल्टा थीटा। अगर आप 1 मीटर लंबाई ले लो और 1 डिग्री चेंज करो, जितना लंबाई में चेंज आएगा वही अल्फा कहलाएगा। अल्फा डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, हर साथ में डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। अल्फा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। आप कहेंगे अल्फा टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करेगा? टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो मॉलिक्यूल की मोहब्बत में कमी आ जाएगी और उस कमी की वजह से अल्फा में भी चेंजेस आएंगे। अपने को इतना डीप में नहीं जाना है, आईटी एडवांस तक में क्वेश्चन आता है कि अल्फा टेम्परेचर वेरिएशन पे कैसे क्या हो,
फिलहाल हम अल्फा को कांस्टेंट मान के ही पढ़ाई करेंगे। तो लंबाई में चेंज आया ये, तो ये वाली लंबाई कितनी हो गई, एल नॉट प्लस डेल्टा एल। तो एल नॉट प्लस में डेल्टा एल कितना है, एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, और यहां से आप एल नॉट कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। दिस इज द चेंज इन लेंथ, फाइनल लेंथ आफ्टर चेंज। समझ में आ गया सबके? आई होप नो प्रॉब्लम। दूसरा है एरियल एक्सपेंशन, जिसे हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी कहते हैं। एरियल एक्सपेंशन विच इज सुपरफिशियल एक्सपेंशन, यानी एरिया में बदलाव आएगा। अब एरिया में कितना बदलाव आएगा भाई, लंबाई में बदलाव आएगा, चौड़ाई में बदलाव आएगा, तो एरिया में भी बदलाव आएगा। जो एरिया में चेंज आता है भाई और बहनों, वो होता है ए नॉट बीटा डेल्टा थीटा, या डेल्टा टी, जो भी कहो, डेल्टा टी कह लो, डेल्टा थीटा कहो, डेल्टा टी कहो, बात एक ही है, टेम्परेचर में चेंज चाहिए अपने को। बीटा क्या है, ये नया कोएफिशिएंट है, ये नया कोएफिशिएंट है, इसको कहते हैं सुपरफिशियल टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन। क्लियर है? इस बीटा का अल्फा से रिलेशन होता है, वो रिलेशन मैं आपको अभी समझाता हूं। पहले आप समझ लीजिए कि एरिया में ये चेंज आता है, तो फाइनल एरिया कितना हो जाएगा, पुराना वाला एरिया प्लस में चेंज जितना आया, तो ये हो जाता है ए नॉट प्लस में ए नॉट बीटा डेल्टा थीटा या डेल्टा टी, जो भी कह लो, यहां से ए नॉट कॉमन ले लो, 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। सिंपल फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया? चलो, बीटा का अल्फा से रिलेशन होता है। ये रिलेशन हालांकि यहां पर लिखा हुआ है, मैं इस रिलेशन को आपको बाद में ही बताऊंगा। शुरुआत वाला एरिया है, ये स्क्वायर लैमिना लिया है, तो एल नॉट स्क्वायर, फाइनल एरिया एल स्क्वायर। तो आप एरिया के टर्म में अगर लिखेंगे इस लिहाज से, तो क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर इजकल टू एल नॉट स्क्वायर 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। ठीक है, तो ये अभी मैं आपको बताऊंगा बीटा और अल्फा, इसको अभी आप एज इट इज रहने दिए, बाइनोमियल वगैरह लगा के बताया गया, मैं बताता हूं भी आपको। ठीक है, फिलहाल आपके एरियल एक्सपेंशन समझ में आ गया। तीसरा है वॉल्यूम में एक्सपेंशन, लंबाई में भी बदलाव, चौड़ाई में भी बदलाव और ऊंचाई में भी बदलाव। जब तीनों में बदलाव आएगा भाई और बहनों, तो मैं आपको यहां पर लिखता हूं कितना आएगा वॉल्यूम में चेंज। वॉल्यूम में चेंज आता है, आप इसको लिख लीजिएगा अलग से, जो वॉल्यूम में चेंज आता है दैट इज एक्चुअल वॉल्यूम गामा डेल्टा थीटा। व्हाट इज गामा, ये भी एक तरह का टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। कौन सा एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। समझ में आ गया, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो आपका फाइनल वॉल्यूम क्या बन जाएगा, एक्चुअल वॉल्यूम प्लस में चेंज इन वॉल्यूम। फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट, वी नॉट प्लस में वी नॉट गामा डेल्टा थीटा। फ्रॉम हियर वी गेट वी नॉट बाहर ले लेंगे, बचेगा कितना 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। ठीक बात है, दिस इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो तीन कोएफिशिएंट मिले, एक लीनियर, एक एरियल और एक वॉल्यूमेट्रिक। समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए आपने इसको नोट कर लिया। अब मैं अल्फा बीटा और गामा का रिलेशन आपको यहां पर ड्रॉ करवाने जा रहा हूं, अल्फा बीटा और गामा का। अगर आप दुनिया में कोई आइसोट्रॉपिक मटेरियल लेते हैं, कौन सा, आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक मटेरियल का मतलब होता है कि जब आप उसका टेम्परेचर चेंज करें तो उसका डायमेंशन हर तरफ से बराबर फ्रैक्शन में चेंज हो, यानी फ्रैक्शनल चेंज जो आना चाहिए लंबाई का, जो फ्रैक्शनल चेंज चौड़ाई का आएगा वही फ्रैक्शनल चेंज ऊंचाई का आएगा। दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं जो लंबाई का परसेंटेज चेंज आएगा वही चौड़ाई का और वही ऊंचाई का।
जो परसेंटेज चेंज आना चाहिए दैट शुड बी सेम। क्लियर? आइसोट्रॉपिक मटेरियल यानी जितना लंबाई में बढ़ोतरी उतनी मतलब इसका मतलब जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो हीट का इस्तेमाल बराबर बराबर तौर से किया जा रहा है, यही इसका मतलब। आइसोट्रॉपिक का मतलब हीट का इस्तेमाल हर जगह बराबर तौर से हो रहा है। अब आप बताओ मुझे एरिया बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा, एरिया में जो बदलाव आएगा, चेंज आएगा, मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूं? अगर मैं इसको एरर फॉर्मूले से लिखना चाहूं तो मैं इसको एरर फॉर्मूले से सीधे लिख सकता हूं, चेंज इन एरिया बाई में एरिया बराबर चेंज इन लंबाई बाई में लंबाई प्लस चेंज इन बी बाई में बी। यही तो होगा। चेंज इन एरिया क्या होगा? एरिया बीटा डेल्टा थीटा बाई में एरिया बराबर में चेंज इन लंबाई क्या होगा? लंबाई अल्फा डेल्टा थीटा बाई में लंबाई प्लस में चेंज इन बी अल्फा डेल्टा थीटा बाई में बी। कॉमन से कट गया, ये लो बीटा बराबर आ गया अल्फा प्लस अल्फा 12। तो बीटा और अल्फा का रिलेशन क्या आया? बीटा बराबर 12। लेकिन ये तभी होगा जब ये आइसोट्रॉपिक मटेरियल होगा, यानी जितनी लंबाई में बदलाव उतनी ही चौड़ाई में बदलाव। अच्छा, वॉल्यूम वाले में देख लेते। वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई भैया वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम बाई में वॉल्यूम, चेंज इन लेंथ बाई में लेंथ, चेंज इन चौड़ाई बाई में चौड़ाई, चेंज इन हाइट बाई में हाइट। आपको याद होगा मैं ये कहां से लिख दे रहा हूं? मैं ये लिख रहा हूं एरर के फॉर्मूले से। एरर, जब आप एरर का फॉर्मूला, तो ये जो एरर आता है वो एक तरह से चेंज ही तो आता है, तो चेंज के फॉर्म में हमने ये फॉर्मूला लिखा। चेंज इन वॉल्यूम क्या लिखोगे? वी गामा डेल्टा थीटा बाई में वी। लंबाई में चेंज क्या लिखोगे? एल अल्फा डेल्टा थीटा बाई में एल प्लस क्या हो जाएगा बताओ? बी अल्फा डेल्टा थीटा बाई में बी। भाई जितना लंबाई में कोएफिशिएंट होगा उतना ही चौड़ाई का होगा और उतना ही ऊंचाई का कोएफिशिएंट होगा। तो एच एच डेल्टा थीटा डेल्टा थीटा डेल्टा थीटा कॉमन कैंसिल, बी से बी कैंसिल, एल से एल, बी से बी, ये आ गया गामा बराबर 3 अल्फा। तो वाई गामा बीटा बराबर 2 अल्फा और गामा बराबर 3 अल्फा। तो बीटा बराबर अल्फा बराबर यहां से देखो बीटा बाई 2 और यहां से अल्फा बराबर देखो गामा बाई 3। यानी हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर में बीटा बाई 2 और अल्फा ही बराबर में गामा बाई 3। दिस इज द रिलेशन एमंग अल्फा बीटा एंड गामा। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बिना स्टेट बदले, बिना उसकी अवस्था को बदले, एक्सपेंशन होगा, जिसे हम लीनियर, सुपरफिशियल यानी एरियल और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के तहत हमने पढ़ा भाइयों और बहनों। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है? हम लोगों ने पढ़ा है टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं और एक्सपेंशन। अभी एक्सपेंशन में कुछ चीज़ें और बाकी हैं और इसके न्यूमेरिकल भी बाकी होंगे, थर्मोमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन के। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।